नमस्कार। स्टडी बाय वीरेंद्र सर चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए सेकेंड सेमेस्टर इतिहास विषय के प्रथम प्रश्न पत्र मध्यकालीन भारत का इतिहास, कोड है HIS 104, 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक के दिल्ली सल्तनत के इतिहास के विषय में इस फर्स्ट पेपर में पढ़ना है। हम लोग इसके पहले दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ चुके हैं। आप लोगों का कमेंट आया कि सर PDF को और भी मॉडिफाई करके शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर बताएं, तो मैं वैसा ही प्रयास किया हूं। आप लोग अब देखेंगे कि बेहतर PDF के माध्यम से मैं आपको पढ़ाऊंगा और भरसक प्रयास मेरा है। आप देख लेंगे कि यह दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है। जो बच्चे, जो छात्र कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, UPSC लेवल के प्रश्न को मैं शामिल किया हूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि हमारे इस गोरखपुर विश्वविद्यालय के ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे इंटरमीडिएट के बाद स्नातक कर रहे हैं, वे अगर थोड़ा मेरा सहयोग करें तो मैं आप लोगों को जो हिस्ट्री सब्जेक्ट के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनको मैं आपको क्वालिफाई कराऊंगा, या मेरा आपसे वादा है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो हम लोग 1206 से 1210 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ चुके हैं। आइए आज हम लोग अल्तमश या इल्तुतमिश, जिसका शासनकाल 1211 से 1236 ईस्वी तक था, इसकी उपाधियों को देखें। उपाधियों को पूछ सकता है, या तो कार्यकाल पूछे तो अल्तमश या इल्तुतमिश, यानी इल्तुतमिश को अल्तमश नाम से भी जाना जाता है। और अल्तमश जो है यह फारसी भाषा में कहा जाता है, और इल्तुतमिश जो है वह हिंदी में। तो आप इसे यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। कार्यकाल 1211 से 1236 ईस्वी। उपाधि जो है सुल्तान ए सईद। किसकी उपाधि थी सुल्तान ए सईद? इल्तुतमिश की। सुल्तान आजम, सुल्तान आजम कहीं कहीं आपको मिलेगा। सुल्तान ए आजम की उपाधि इल्तुतमिश की थी। सुल्तान ए आजम की उपाधि किसने दिया, यदि यह पूछे तो यह उपाधि बगदाद के खलीफा ने 18 फरवरी 1229 ईस्वी को दिया था। नासिर अमीर उल मोमिन खलीफा ने ही उपाधि दी थी। इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी का गुलाम था, इसलिए इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इसे मकबरों का पितामह भी कहा जाता है। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा तो आप कर लेंगे। अभिलेखों में ईश्वर की भूमिका संरक्षक एवं ईश्वर के सेवकों का सहायक कहा गया है इल्तुतमिश को। तो यहाँ से जो प्रश्न बनेंगे आप देख लें। आइए आगे देखते हैं। इल्तुतमिश की जाति जो थी वो इलबारी तुर्क थी। निम्न में से किसकी जात इलबारी तुर्क थी? 4 ऑप्शन रहेगा, वहाँ इल्तुतमिश को आप ट्रिक करेंगे। इल्तुतमिश के पिता का क्या नाम था? तो ईलम खां। इल्तुतमिश का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इल्तुतमिश का शाब्दिक अर्थ है राज्य का रक्षक। ऐबक ने
इल्तुतमिश को किस बाजार में खरीदा था? तो ऐबक ने इल्तुतमिश को दिल्ली के बाजार में 1 लाख जीतल में खरीदा था। आगे प्रश्न इस तरह बन सकते हैं कि ऐबक ने इल्तुतमिश को किस बाजार में खरीदा? तो दिल्ली के बाजार में। कितने में खरीदा? तो 1 लाख जीतल में। इल्तुतमिश को मोहम्मद गौरी ने कौन सी उपाधि दी थी? तो इल्तुतमिश को मोहम्मद गौरी ने अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। इस प्रकार प्रश्न बनेंगे, आप तैयार रखें। ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर या सूबेदार था? तो ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का सूबेदार था। अगला प्रश्न, इल्तुतमिश ने राजधानी कहाँ पर स्थानांतरित किया? तो इल्तुतमिश ने राजधानी को लाहौर से दिल्ली लाया, इसीलिए इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। आप जानते हैं, पहली वीडियो में आप पढ़ चुके हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर रखी थी और वह लाहौर से ही शासन कर रहा था। तो यहाँ पर ये प्रश्न बनेगा कि किसने राजधानी को लाहौर से दिल्ली लाया? तो इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश के प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन कौन से थे? तो इल्तुतमिश के प्रमुख प्रतिद्वंदी गजनी का शासक एल्दौज, मुल्तान एवं सिंध का शासक कुबाचा थे। अगले प्रश्न को देखें। इल्तुतमिश ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए किस दल का गठन किया था? तो इल्तुतमिश ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए 40 गुलामों के एक दल का गठन किया, जिसे तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा कहा जाता था। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, आप तैयार कर लें। इल्तुतमिश के ही काल में 1221 ईस्वी में मंगोल तेमुचिन, जिसे चंगेज खान के नाम से हम जानते हैं तेमुचिन को, तो चंगेज खां का खतरा दिल्ली सल्तनत पर मंडराया था। यहाँ पर आप ये देखें कि इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोल समस्या, तेमुचिन यानी कि चंगेज खां का खतरा दिल्ली पर मंडराया। हुआ यह कि चंगेज खां ने 1221 ईस्वी में ख्वारिज्म के शाह के ऊपर आक्रमण किया। ख्वारिज्म शाह कैस्पियन सागर के तट पर भाग गया। वहीं उसका पुत्र जलालुद्दीन मंगबरनी, कौन था? जलालुद्दीन, ख्वारिज्म शाह का लड़का जो था वो जलालुद्दीन था। और जलालुद्दीन मंगबरनी भागकर भारत पहुंचा और उसने इल्तुतमिश से शरण मांगी, लेकिन इल्तुतमिश ने दूरदर्शिता से काम लेते हुए जलालुद्दीन के दूत का वध करवा दिया, जिसका नाम था आइनू मुल्क। आइनू मुल्क नाम था। आइनू मुल्क जो था वह जलालुद्दीन मंगबरनी का दूत था, उसका इल्तुतमिश ने वध करवा दिया और नम्रतापूर्वक कहलावा भेजा कि मंगबरनी साहब, दिल्ली की जलवायु आपके अनुकूल नहीं है। इस तरह से चंगेज खां का जो खतरा दिल्ली सल्तनत में मंडरा रहा था वह जलालुद्दीन मंगबरनी के भारत में नौ शरण मिलने के कारण समाप्त हो गया और चंगेज खां वापस चला गया। तो यहाँ से नवोदित दिल्ली सल्तनत की जो रक्षा की मंगोल नेता चंगेज खां से इल्तुतमिश ने। तो यहाँ से प्रश्न बनता है, आप लोग तैयार रखें। एक अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश के काल में
अवध में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो इल्तुतमिश के समय में अवध में पृथु का विद्रोह हुआ था। बार बार ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं कि पृथु का विद्रोह किस सुल्तान के समय में हुआ था? तो इल्तुतमिश के समय में किस राज्य में हुआ था? तो अवध में। आइए अब हम लोग इल्तुतमिश के प्रमुख अभियान देखें। इल्तुतमिश के जो प्रमुख अभियान थे उसमें पहला अभियान 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश ने तराइन के तीसरे युद्ध में यल्दौज और कुबाचा की संयुक्त सेना को पराजित किया। यहाँ से प्रश्न बार बार पूछा जाता है। आप जानते हैं तराइन का जो दो युद्ध हुए थे 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। साल भर पश्चात यानी कि 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई और भारत में मुस्लिम शासन की नींव पड़ी। और तराइन का तृतीय युद्ध 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश और यल्दौज के मध्य लड़ा गया, जिसमें यल्दौज पराजित हुआ और इस प्रकार अपने प्रमुख प्रतिद्वंदी यल्दौज से पीछा छूटा इल्तुतमिश का। और दूसरा अभियान जो था वह उसने 1226 ईस्वी में रणथंभौर को जीता। और तीसरा अभियान 1227 ईस्वी में मंडावर को जीता। मंडावर जो था वह शिवालिक की पहाड़ियों में स्थित था। चौथा अभियान में उसने 1232 ईस्वी में ग्वालियर विजय किया और ग्वालियर विजय के बाद ही इल्तुतमिश ने मालवा को लूटा और उज्जैन के महाकाल मंदिर को ध्वस्त किया। यहीं से प्रसिद्ध शासक विक्रमादित्य की मूर्ति को इल्तुतमिश ने दिल्ली लाया। इल्तुतमिश ने सिंध एवं पंजाब में 12 सामरिक महत्व के दुर्ग को जीतकर मकरान तट तक अपनी सत्ता स्थापित की। और उसका अंतिम अभियान जो था वह 1236 ईस्वी में बामियान पर हुआ, जो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत पर स्थित था। बामियान अभियान के समय ही इल्तुतमिश के पेट में असहनीय दर्द हुआ और वह ज्योतिषियों द्वारा निश्चित समय पर बताए जाने पर इल्तुतमिश को डोली में डालकर दिल्ली लाया गया, जहां 1236 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत को मजबूती प्रदान की और अपने दिल्ली सल्तनत के संभावित प्रतिद्वंदियों को समाप्त कर दिल्ली सल्तनत को मजबूती प्रदान की। इल्तुतमिश से इस तरह प्रश्न बनेंगे। मैं प्रयास किया हूं कि इल्तुतमिश से कोई भी प्रश्न छूटे मत। आगे देखते हैं, वह कौन प्रथम तुर्क था जिसने दिल्ली के निकट दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? तो वह इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने प्रशासनिक सुधार के लिए इक्ता प्रथा का प्रचलन किया। यह इक्ता प्रथा एक भूमि का छोटा क्षेत्र होता था, टुकड़ा होता था, जिस पे शासन करने वाले को इक्तेदार के नाम से जाना जाता था। तो इक्ता प्रणाली को व्यवस्थित करने का जो प्रयास किया वह इल्तुतमिश ने किया। और भारत में इक्ता प्रणाली प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो मोहम्मद गौरी को जाता है और उसे व्यवस्थित करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। तो यहाँ से प्रश्न बनेंगे। और कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया? तो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। जैसा कि आप जानते हैं, पहले वीडियो में मैं कुतुबुद्दीन ऐबक में बता चुका हूँ कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु बख्तियार काकी के स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया, लेकिन 1210 में उसकी मृत्यु हो गई और उसके बाद कुतुब मीनार के कार्य को पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश ने
केंद्रीय सेना हस्म एक कल्ब का निर्माण किया। इससे पहले इल्तुतमिश से पूर्व कुतुबुद्दीन ऐबक मात्र 4 साल तक शासन किया, वो भी लाहौर से, और उसने सेना को संगठित नहीं कर पाया था, जबकि इल्तुतमिश ने सेना को संगठित किया और केंद्रीय सेना हस्म एक कल्ब का निर्माण किया। आगे इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाया, जिसमें चांदी का टंका जो 175 ग्रेन का और तांबे का जीतल प्रमुख था। तो आप लोग इसे देख लें कि दिल्ली सल्तनत में पहली बार इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाया, जिसमें चांदी का टंका जो 175 ग्रेन का और तांबे का जीतल प्रमुख था। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। तो दिल्ली सल्तनत का वह पहला कौन सुल्तान था जिसने खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की? तो वह इल्तुतमिश था। और कब प्राप्त की? तो 1229 ईस्वी में। आगे देखें, उतबी ने इल्तुतमिश के काल में ही जीवामी उल हिकायत की रचना की। अब यहाँ से दो प्रश्न बनेंगे। जीवामी उल हिकायत की रचना किसने की? तो उतबी ने। जीवामी उल हिकायत की रचना किसके काल में की गई? इल्तुतमिश के काल में की गई। तो यहाँ से प्रश्न बनेंगे। इल्तुतमिश के विषय में नेल्सन राइट ने लिखा है कि इल्तुतमिश एक महान मुद्रा विशेषज्ञ था। यहाँ से दो प्रश्न। इल्तुतमिश एक महान मुद्रा विशेषज्ञ था, किसने कहा? नेल्सन राइट ने। महान मुद्रा विशेषज्ञ कौन था? इल्तुतमिश। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा। और इल्तुतमिश जो चांदी का टंका और तांबे का जीतल बनवाया था, तो इसकी खासियत यह थी कि इल्तुतमिश ने भारत में टंका पर उस शहर का नाम भी खुदवाया जिस शहर में ढाले गए। यानी कि जो मुद्रा टंका जिस शहर में ढाले जाते थे उस शहर का नाम उस पर अंकित करवाया। तो यहाँ से पिछली बार टीजीटी में प्रश्न बना था कि किस सुल्तान ने टकसाल पर उस शहर का नाम अंकित करवाया? तो इल्तुतमिश था। तो आप लोग इसे तैयार करें। आइए अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न जो है वह इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नसरुद्दीन महमूद का मकबरा दिल्ली के मकबनपुर में बनवाया, जिसे सुल्तान गढ़ी कहा जाता है। आप देखे भी हैं, पहले ही इसके उपाधियों में जो था उसमें मकबरों का पितामह भी कहा गया है, क्योंकि भारत में इस्लामिक कला में मकबरा निर्माण का जो श्रेय जाता है वह इल्तुतमिश को जाता है। इल्तुतमिश ने अपने उसका पुत्र नासिरुद्दीन महमूद उसके समय से पूर्व ही मर गया। उसने अपने पुत्र की याद में दिल्ली के मकबनपुर में उसका मकबरा बनवाया, जिसे सुल्तान गढ़ी कहा जाता है। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा, सुल्तान गढ़ी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने सुल्तान गढ़ी का निर्माण जो मकबरा कराया था किसका? तो अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद का। तो यहाँ से प्रश्न बनेंगे। आगे देखते हैं। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव के अनुसार सुल्तान गढ़ी होना चाहिए, यहाँ पे पीडीएफ में थोड़ा सुल्तान गढ़ी ही भारत में तुर्कों द्वारा निर्मित पहला मकबरा था। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने लिखा है कि सुल्तानगढ़ी ही भारत में तुर्कों द्वारा निर्मित पहला मकबरा था। तो इसे आप तैयार करें। अगला स्टेटमेंट डॉक्टर आरपी त्रिपाठी के अनुसार भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास इल्तुतमिश से प्रारंभ होता है। इल्तुतमिश के विषय में किसने लिखा कि
भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास इल्तुतमिश से प्रारंभ होता है। तो डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी ने। आइए कुछ महत्वपूर्ण स्टेटमेंट और देखें। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद और लेन पूल ने इल्तुतमिश को दास वंश का वास्तविक संस्थापक घोषित किया है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद और लेन पूल ने इल्तुतमिश को दास वंश का वास्तविक संस्थापक घोषित किया है। किसने इल्तुतमिश को दास वंश या गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक घोषित किया है? तो डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद और लेन पूल ने। तो मित्रों, मैं जहाँ तक संभव हो सका कम शब्दों में कम समय में इल्तुतमिश से संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उनको मैं आपके समक्ष प्रस्तुत किया। आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप लोग अपने मित्रों तक, अधिक से अधिक मित्रों तक पहुंचाएं और आप लोग कंटिन्यू वीडियो को देखें और कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि सर आप और वीडियो बनाएं तो मैं बनाऊंगा, क्योंकि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं आप लोगों को बीए सेकेंड सेमेस्टर में ही कॉम्पिटिटिव यूपीएससी लेवल के प्रश्नों को मैं शामिल कर रहा हूं कि आप एक बार अपने पूरे मनोयोग से अगर तैयारी कर लें तो फिर आगे और कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मित्रों, आप लोगों की तैयारी बेहतर हो, इसी शुभकामना के साथ आज इतना ही। नमस्कार।